हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। यानी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है उसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आप लोगों को और भी जो क्लास चाहिए, जो मतलब और भी सब्जेक्ट है उनके क्लास चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब आप लोग रिस्पॉन्स लेते हैं तो एनर्जी मिलती है और एनर्जी में ये होता है कि बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश की जाती है। वैसे तो मैं अपना 100% देती ही हूँ, लेकिन जब आप लोग कमेंट करते हो, लाइक करते हो तो और भी एनर्जी मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इसमें देखिए, ये आपका फर्स्ट पेपर है, ये आपका 50 नंबर का होता है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। और ये देखिए, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्लस आपका सीटेड हो गया। सीटेड में ज़्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से आते हैं तो आपके बाल विकास से ही आते हैं। क्योंकि सीटेड में क्या होता है, चलिए अभी उस पर डिटेल में बात ना करके हम लोग शॉर्ट में ही बात करते हैं कि सीटेड में भी इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सुपर टेट में भी इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि आप सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी ना करके आप सीटेड और सुपर टेट की भी तैयारी करेंगे। सो चलते हैं, देखते हैं। देखिए, कक्षा शिक्षण विषय वस्तु बाल विकास, इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें बाल विकास का अर्थ पढ़ना है, आवश्यकता तथा क्षेत्र पढ़ना है। देखिए, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा ये, क्योंकि जब बाल विकास का आपको अर्थ पता होगा, उसकी आवश्यकता पता होगी और उसका क्षेत्र पता होगा, तभी तो काम चलेगा ना। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं बाल विकास और उसी का अर्थ नहीं पता है, उसी की आवश्यकता नहीं पता है, उसी का क्षेत्र नहीं पता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है बाल विकास की अवस्थाएं, शिशुअवस्था, बाल अवस्था और किशोरावस्था। इसमें हम लोग देखिए, जो बच्चे की शिशुअवस्था होती है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद बाल्यावस्था और किशोरावस्था को डिटेल में पढ़ेंगे। यानी देखिए, एवं इसके अंतर्गत होने वाले विकास के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है शारीरिक विकास, उसमें फिर उसके बाद आ जाता है मानसिक विकास, बुद्धि लब्धि, आईक्यू। यानी बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू, बुद्धि परीक्षण। इसमें क्या देखिए, हम लोग पढ़ेंगे कि जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, या जो सामान्य बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि बाकी तो हम लोग जब क्लास यानी कि क्लास में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग जान लें कि इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो इसमें देखिए, आप लोगों को जो पढ़ना है वो बुद्धि लब्धि। तो जो जैसे कि मान लीजिए अभी बताया हमने कि जो सामान्य बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 तक होती है। और अगर बात की जाए कि प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि 140 से 180 और 90 भी कहीं कहीं पर देखी जाती है। ठीक है ना, यानी कि 140 से 180 और 190 भी देखी जाती है। किसकी बुद्धि लब्धि हो जाती है? तो ये प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि हो जाती है। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विकास। इसमें देखिए क्या पढ़ेंगे, जैसे बच्चा समाज के संपर्क में आता है, समाज से बहुत चीज़ें सीखता है। और बच्चे की जो प्रथम पाठशाला होती है वो क्या होती है? बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका घर होता है। और सबसे ज़्यादा बच्चा जिससे सीखता है, यानी स्टार्टिंग से सीखता है, तो अपनी माँ से सीखता है। अपनी माँ से सीखने के बाद अपने पिता से सीखता है, फिर अपने जो परिवार वाले हैं उनसे सीखता है, फिर पड़ोस के लोगों से सीखता है। तो इस तरह से बच्चे का क्या होता है? सामाजिक विकास होता है।
और ये सामाजिक विकास बहुत ही ज़रूरी हो जाता है बच्चे के लिए, क्योंकि जब बच्चा समाज में निकलता है तभी उसे हर चीज़ की पहचान होती है। उसे क्या होता है समाज, क्योंकि क्या होता है मनुष्य सामाजिक प्राणी और समाज में रहना, लोगों से मिलना, ये सब ज़रूरी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हम इस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हो जाता है सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, यानी कि बच्चा अपने आप से करके सीखता है। और क्या होता है जब बच्चा अपने आप से करके सीखता है तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखता है। और देखिए अब क्या है, एनईपी 2020 आई है, तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि बच्चा स्वयं करके सीखे, अच्छे परिवेश में सीखे। पहले क्या होता था कि शिक्षक सर्वे सर्वा होता था, शिक्षक जैसा बताता था उस तरह से बच्चे को पढ़ाई करनी होती थी। अगर शिक्षक कहता ये बुक खोल के बैठो तो वो बच्चों को वही बुक पढ़नी होती थी। लेकिन आज क्या है, आज बच्चा सर्वे सर्वा है। बच्चे को खुद से बताना है कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है। बच्चे का अगर मन लग रहा है कि खेल खेल में शिक्षा, तो बच्चे को खेल खेल में शिक्षा देनी है। बच्चा करके सीख रहा है तो वो करके सीखे, ठीक है ना। तो उस पर कोई बर्डेशन नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, यानी कि वो तो डिटेल में हो गया। ये सब चीज़ें आपके सीटेड में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन यहाँ पे सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, यानी क्रिएटिविटी, यानी बच्चा करके सीख रहा है, ये चीज़ें हम लोग जानेंगे। उसके बाद देखिए व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। अर्थ प्रकार, इसमें देखिए अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय पढ़ेंगे। उसके बाद व्यक्तित्व भिन्नता, अर्थ कारक एवं महत्व, यानी देखिए व्यक्तित्व भिन्नता में क्या, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। कोई लंबा होता है, कोई मोटा होता है, कोई ठुमका होता है, मतलब व्यक्तिगत भिन्नता होती है। उनके मानसिकता में भी व्यक्तिगत भिन्नता होती है। कोई सामान्य होता है, कोई पिछड़ा बालक होता है, कोई प्रतिभाशाली बालक होता है। किसी को पढ़ाओ तो उसको अच्छे से समझ में आ जाता है, किसी को पढ़ाओ एक ही बार में तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। देखिए अध्यापक क्या होता है, अध्यापक सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाता है, उसमें कोई भेदभाव तो नहीं करता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं तो उनमें क्या होता है, कुछ बच्चे आसानी से सीख जाते हैं वही चीज़ें, कुछ बच्चे उसको थोड़ी देरी में सीखते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं। उनको कोई भी वातावरण हो, कोई भी परिवेश हो, उनसे कोई मतलब नहीं होता है। किसी भी वातावरण में आप जैसे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना, कोई भी वातावरण आप बच्चों को दे दें, लेकिन क्या होता है उनको सीखना है तो सीखना है। उनके पास कोई बहाना नहीं है कि यहाँ पे अच्छा वातावरण हमको नहीं मिला, हमको ये प्रॉब्लम थी हम इसलिए नहीं पढ़ पाए, हमको हमारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी हम इसलिए नहीं पढ़ पाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि व्यक्तिगत जो भिन्नता होती है तो उसमें देखिए बच्चा मतलब जो व्यक्त होता है वो किसी भी तरह का हो जाता है। हालांकि मैंने ये चीज़ें चलिए आप लोगों को डिटेल में बता दी, और ये आप लोगों के काम ही आएंगी आगे, क्योंकि सीटेट का आप लोग एग्ज़ाम देंगे। और सीटेट का एग्ज़ाम तो जैसे आपने फॉर्म फिल किया, आपने एडमिशन ले लिया, और अब जब सीटेट के फॉर्म आएंगे तो आप लोग फिल कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि पहले क्या होता था कि आप कंप्लीट कर लें अपना कोर्स, उसके बाद ही आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन अब क्या है, आप पहले दिन ही एडमिशन लें और उसके दूसरे दिन अगर आ जाता है फॉर्म तो आप उसको फिल कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहेंगे तो आपकी साथ में सीटेट की भी तैयारी होती चलेगी, और प्लस आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम भी दे पाएंगे, यानी डीएलएड करते करते आप सीटेट का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें डिटेल में मैं आपको बता रही हूँ, और क्लास में भी मैं डिटेल में बताती चलूँगी, क्योंकि जो भी चैप्टर पढ़ाऊँगी उसको उस तरह से मैं पढ़ाऊँगी जो आपके सीटेट में भी जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की भी तैयारी हो जाएगी, प्लस आपकी सीटेट की भी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद देखिए कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास। फिर उसके बाद पढ़ेंगे बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम। उसके बाद देखेंगे वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय एवं संचार माध्यम। देखिए वातावरण बच्चे को कैसा मिलता है, देखिए परिवार से वातावरण सबसे पहले उसकी माँ से उसको मिलता है, और
वो बच्चा जो होता है वो अपनी माँ से सबसे ज़्यादा सीखता है, उसके बाद अपने पिता से, उसके बाद अपने आस पड़ोसियों से सीखता है। तो यही चीज़ है। और विद्यालय से भी बच्चा क्योंकि विद्यालय तो इसीलिए तो बना है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे सीख सकें, ठीक है ना। लेकिन जो मातृभाषा यानी कि मदर टंग होती है और ये सब चीज़ें तो बच्चा अपने घर में ही सीखता है, और जब विद्यालय जाता है तो क्या लेके जाता है, अपनी मातृभाषा लेकर जाता है। और वहाँ पर जब क्या होता है कि वातावरण मिलता है उसको, सामाजिक वातावरण मिलता है। मतलब जैसे कि स्कूल में क्या होता है, एक जगह के तो बच्चे नहीं आते, अलग अलग जगहों के बच्चे आते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, सामाजिककरण होता है बच्चों का, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब बच्चे मिलते हैं, संपर्क में होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी पढ़ाई की, आप लोगों ने भी पढ़ाई की और कर रहे हो, तो क्या हुआ, जब कई लोग मिलते हैं, कई स्टूडेंट साथ में मिलते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनका क्या होता है, सामाजिककरण होता है। जो चीज़ें बच्चे नहीं जानते वो आपस में बात करके बच्चे सीख जाते हैं, है ना। मान लीजिए अगर कोई बच्चा दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है और कोई बच्चा दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है, तो जब दोनों आपस में बातचीत करेंगे तो वो उनकी लैंग्वेज, पहला बच्चा दूसरे बच्चे की लैंग्वेज सीख जाएगा और दूसरा बच्चा पहले बच्चे की लैंग्वेज सीख जाएगा। तो हुआ ना सामाजिकरण। तो बस यही है आपका सामाजिकरण। और वातावरण, देखिए यही वातावरण, आपका वातावरण क्या हो जाता है कि जैसा परिवेश होता है ना, कि जैसा बच्चों को वातावरण मिलता है। और अभी ऊपर देखिए डिटेल में बात कर चुके हैं इस पे कि जो वातावरण होता है यानी कि पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम, वो भी बच्चों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि घर का माहौल जैसा होगा बच्चा वैसा सीखेगा। क्योंकि जो मातृभाषा होती है, इसमें कोई ग्रामर तो होती नहीं, कोई नियम तो होता नहीं है, लेकिन बच्चा जो अपने घर में देखता है, जैसा माहौल देखता है, बच्चा वही चीज़ें सीख लेता है। तो ये वातावरण हो जाता है पारिवारिक। फिर समाज में जब बच्चा निकलता है तो उसको समाज में कैसे लोग मिले हैं, जैसे लोग मिलते हैं उस तरह से उसका सामाजिकरण होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। विद्यालय में जैसे लोग मिले हैं, फिर उसके बाद देखिए संचार माध्यम, ये चीज़ें पढ़ेंगे। संचार माध्यम, क्योंकि संचार माध्यम का मतलब जैसे कि आप स्टडी कर रहे हैं, आप संचार माध्यम से, यानी कि आपको कुछ लोग कंप्यूटर से, कुछ लोग मोबाइल से, कुछ लोग रेडियो से शिक्षा ग्रहण करते हैं, टीवी से शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये संचार माध्यम हो जाता है। इसमें हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद देखते हैं अधिगम, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। अधिगम मतलब क्या होता है, अधिगम मतलब लर्निंग होती है, यानी सीखना होता है। तो सीखने का अर्थ क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, इस पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे ये भी देख लेते हैं। देखिए अधिगम, सीखने का अर्थ, अधिगम यानी मतलब सीखना, यानी लर्निंग। क्या होता है, तो लर्निंग। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, बालक का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विषय सामग्री का स्वरूप, वातावरण, शारीरिक एवं मानसिक थकान। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें सीखनी है, अधिगम यानी सीखना, यानी लर्निंग में। तो बालक का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, देखिए अगर शरीर स्वस्थ होता है तो अच्छे से चीज़ें समझ में आती है। ये अभी जैसे आप ही लोग पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, अगर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं ठीक होगा तो क्या मुझ में एनर्जी होगी, जब एनर्जी ही नहीं होगी तो मैं आप लोगों को अच्छे से क्या समझा पाऊंगी। उसके बाद देखिए मानसिक स्वास्थ्य, अगर मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं ठीक है, हमारी बुद्धि ही काम नहीं कर रही है, तो हम कैसे आप लोगों को पढ़ा पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ है। उसके बाद परिपक्वता यानी मैच्योरिटी हो जाती है। उसके बाद सीखने की इच्छा, अगर आप लोगों में इच्छा नहीं है सीखने की तो आपको कोई सिखा नहीं सकता, ठीक है। कितने भी मैं अच्छे क्लास लाऊं, कितने भी अच्छे मेथड में बताऊं, लेकिन आप लोगों में अगर इच्छा नहीं है तो आप इस कान से सुनेंगे और इस कान से निकाल देंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि स्टडी इच्छा पर भी निर्भर करती है। उसके बाद प्रेरणा, मैं आप लोगों को प्रेरणा देती हूँ कि जैसे हमको पढ़ना है, कोई कुछ भी कहे, कितनी भी अड़चने आए और हमको आगे बढ़ना है। जैसे कि आपने जब यानी कि आपने एडमिशन लिया फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी कि आप टीचर बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, पहली सीढ़ी पे आपने कदम रख दिया है। अब इसमें क्या होगा, हमें आपको चाहिए कि प्रेरणा देना। हम आपको बताएंगे कि नहीं, आप लोग अच्छे से तैयारी करें, फर्स्ट सेमेस्टर निकालें अच्छे से, फिर उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर निकालें, थर्ड सेमेस्टर निकालें, फोर्थ सेमेस्टर निकालें। इसी के बीच में जब
सीटेट के फॉर्म आते हैं तो आप लोग फिल करें और अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, इसी पे फोकस करें, क्योंकि और दुनियादारी में ना पढ़ें। क्योंकि क्या होता है, जब दुनियादारी में पढ़ा जाता है तो पढ़ाई आप लोग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो यही क्या हो गया, यही प्रेरणा हो गई। हम आपको प्रेरणा दे रहे हैं और आप लोग उससे कुछ सीख रहे हैं, कुछ ज्ञान ले रहे हैं कि हाँ हमें पढ़ाई करनी चाहिए। और लोगों का क्या, लोगों का तो काम ही कुछ ना कुछ कहना है। जैसे आपने जब एडमिशन लिया होगा तो बहुत लोगों के साथ ये हुआ होगा कि एडमिशन लेके क्या करोगी, अब पढ़ाई करके क्या करोगी, इतने पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, उनको नहीं नौकरी मिल गई। इस तरीके के सवाल यानी लोग करते हैं, क्योंकि वो इसलिए करते हैं कि आपको पीछे खींचना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसा ना हो, कहीं उनको डर होता है कहीं ना कहीं पे कि कहीं ऐसा ना हो ये टीचर बन जाए, ठीक है ना। तो उनमें, क्योंकि उनमें वो चीज़ है नहीं, वो आपको यही शिक्षा देंगे कि क्या करोगी, अब पढ़ाई करके बहुत हो गया, अब ये सब ना करो, इतने लोग हैं, इतना इसमें 2 साल का ये कोर्स करो। इस तरह से आप लोगों को डराएंगे, लेकिन आप लोगों को इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, जो प्रेरणा देते हैं, जो आपको शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं आपको पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तो वो आपकी प्रेरणा हो जाती है, ठीक है ना। फिर विषय सामग्री का स्वरूप हो जाता है, वातावरण हो जाता है। देखिए वातावरण पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, और जब आपको अच्छा परिवेश मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा, तो आपकी स्टडी अच्छे से होगी। और जब आपको परिवेश अच्छा नहीं मिल पाता है तो कहीं ना कहीं पे दिक्कत आ जाती है। हालांकि जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनको परिवेश कैसा भी मिले, वातावरण कैसा भी मिले, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना टाइम निकाल ही लेते हैं, पढ़ने का टाइम निकाल ही लेते हैं किसी भी तरीके से। कोई भी, मान लीजिए आर्थिक स्थिति भी हो, आर्थिक स्थिति खराब भी हो, फिर भी वो अपना किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं। तो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद शारीरिक एवं मानसिक थकान। देखिए क्या होता है इसमें, शारीरिक और मानसिक थकान में, जैसे आपने पढ़ाई की और उसके बाद आपका शरीर थक गया, और जब शरीर थकता है पढ़ाई करते करते तो मानसिक थकान भी बहुत ज़्यादा आती है। तो यही चीज़ें इसमें पढ़नी है कि शारीरिक एवं मानसिक थकान। उसके बाद आपको पढ़ना है अधिगम की प्रभावशाली विधियां, करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी विधि, प्रोजेक्ट विधि एवं सामूहिक अधिगम। ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद अधिगम के नियम, थॉर्नाइट के सीखने के मुख्य एवं गौण नियम तथा सीखने सिखाने में इनका महत्व। उसके बाद पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनके व्यवहारिक उपयोगिता। इसमें पढ़ेंगे थॉर्नाइट का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलाव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। देखिए ये जितने भी ये देखिए आपके ये पॉइंट है, ये आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में तो हाई है, प्लस सीटेट सुपरटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जब मैं क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊँ तो बहुत अच्छे से डीपली पढ़िएगा और इनको ध्यान में रखिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि ये आपके इसी में काम नहीं आने वाले हैं, आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कराने वाले हैं। स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और पियाजे का सिद्धांत यानी जीन पियाजे का सिद्धांत। उसके बाद पढ़ेंगे इसमें वाइगोस्की का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार, अर्थ और कारण, निराकरण। उसके बाद सीखने का स्थानांतरण, अर्थ, प्रकार, सिद्धांत, सीखने एवं सिखाने में स्थानांतरण का महत्व। उसके बाद आपका हो जाता है अभिप्रेरण, अर्थ, प्रकार एवं महत्व। इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद है अभिप्रेरण की विधियां, रुचि, सफलता, प्रतिद्वंद्विता। उसके बाद आपका सामूहिक कार्य, प्रशंसा, पुरस्कार, ध्यान, खेल, सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता एवं कक्षा का वातावरण। उसके बाद आपका हो जाता है सीखने सिखाने के संदर्भ में तथा विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों, ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंध समिति तथा अन्य प्रकार की विद्यालय समितियों के सदस्यों का अभिप्रेरण, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखिए ध्यान, ध्यान का अर्थ, प्रकार एवं ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक एवं बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के उपाय। ध्यान मतलब वही चीज़ कि आप लोग जब ध्यान देंगे किसी चीज़ पर तभी तो आप लोग शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद रुचि, रुचि का अर्थ, प्रकार एवं बच्चों की रुचि का
परीक्षण एवं बालकों में रुचि उत्पन्न करने की विधियां तथा अधिगम में रुचि का महत्व, ध्यान एवं रुचि का विषय, ये सब चीजें पढ़ेंगे। रुचि यानी कि जब इंटरेस्ट होगा तभी बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। और ये मत समझिएगा ये सब्जेक्ट बोरिंग है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और जब आप लोग पढ़ेंगे ना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा मन करेगा कि और थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा और पढ़ लें, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, जो कहते नहीं कि अपने ही ऊपर जो हुआ होता है, हो चुका है, वही सब चीज़ें इसमें पढ़नी है। यानी कि बाल अवस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था, सभी के साथ ये अवस्थाएं आई। उसके बाद रुचि, ध्यान, क्योंकि अपने में भी तो यही है कि जब रुचि होगी तभी पढ़ेंगे, जब ध्यान केंद्रित करेंगे तभी पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें क्या हैं, अपने पे जो चीज़ बीत चुकी है, जो चीज़ हो चुकी है, हम लोग जिस जिस स्टेज से गुजर चुके हैं, वही सब चीज़ें इसमें पढ़नी है। तो हुआ ना इंटरेस्टिंग? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, रटने की विधि पे ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग इसको समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए स्मृति, अर्थ, प्रकार, अच्छी स्मृति के प्रभावी कारक, उसके बाद विस्मरण का अर्थ, कारक एवं महत्व, उसके बाद सांख्यिकी, अर्थ, महत्व एवं आंकड़ों का रेखा चित्रीय निरूपण, उसके बाद माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, ये चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए इसमें और चीजें हैं, समझ लेते हैं। प्रयोगात्मक कार्य, सत्रीय प्रोजेक्ट कार्य और मॉडल। तो प्रशिक्षित शिक्षकों को हिंदी के प्रत्येक पाठ में अंतर्निहित ज्ञान, सरकारी एवं घटनाओं के अंत संबंधों को बालकों तक पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट, मॉडल, खेल, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप एवं प्रयोग करने का कार्य दिया जाएगा। और तैयार किए जा सकने वाले मॉडल प्रोजेक्ट की सांकेतिक सूची सहायतार्थ निम्नवत हैं। शिक्षणगण अन्य विषयों पर भी मॉडल प्रोजेक्ट का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये तो आपके क्या हो गया, प्रयोगात्मक कार्य के बारे में हो गया। देख लेते हैं, इसमें भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि कोई चीज़ किसी चीज़ की नॉलेज कोई ख़राब नहीं होती है, जितना आप सीखेंगे उतना ही अच्छा है। तो इसमें देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें कक्षा शिक्षण में बालकों का ध्यान केंद्रित करने हेतु मानसिक अभ्यास गतिविधियों का निर्माण, कक्षा में बालकों की रुचि उत्पन्न करने वाली गतिविधियों का निर्माण 3rd नंबर पर आपका हो जाता है। बालकों की मौलिक एवं भावात्मक अभिव्यक्तियों, भाषा विकास हेतु गतिविधियां तैयार करना, जैसे स्नायु भव एवं चित्रों के माध्यम से मौखिक अभिव्यक्ति, कल्पना एवं चिंतन के माध्यम से कहानी, कविताओं, चित्रों, पहेलियों आदि का निर्माण कराना 5th नंबर पर हो जाता है। तार्किक क्षमता के विकास हेतु अभ्यास कार्यों एवं खेलों का विकास 6 नंबर पर हो जाता है। बालकों की आयु, वजन, लंबाई आदि के मध्य अंतर संबंधों को टेबल चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत कराकर विश्लेषण तथा निरूपण कराना 7 नंबर पर हो जाता है। किसी कक्षा की मानसिक परीक्षा के किसी विषय में प्राप्तांकों का सांख्यिकी विश्लेषण तथा निरूपण कराना। और 8 नंबर पर हो जाता है बालकों में विश्लेषण, तर्क, अधिगम एवं कल्पना की क्षमता विकास के लिए ICT पर आधारित मॉडल गतिविधियां तैयार करना। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों का देखिए DLED फर्स्ट सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र यानी बाल विकास हो जाता है। इसका ये सिलेबस है, आप लोगों को यही चीज़ें पढ़नी है और बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप लोग इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा और रटने पे बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिएगा, आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। और जब भी मैं पढ़ाऊँ तो अपने पे लेके देखिएगा और चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे कि कोई भी अवस्था पढ़ाऊँ तो ये समझिएगा, क्योंकि छोटे बच्चे अगर आपके आसपास में है तो समझिएगा हाँ छोटे बच्चे ऐसे एक्टिविटी तो करते हैं। उसके बाद जब मैं बाल अवस्था पढ़ाऊँ तो आप जो उस तरह के बच्चे हों, उस एज के हों, तो उनको अपने सम्मुख रख के देखिएगा कि हाँ ये बच्चे इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, ऐसे होते हैं। और उसके बाद किशोर अवस्था, क्योंकि आप सभी लोग किशोर अवस्था से गुजर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको आप अपने पे देखिएगा कि हाँ किस तरह से हमारे साथ क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या घटनाएं घटी और कैसे इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। और उसके बाद आप देखिएगा कि रुचि कैसे उत्पन्न होती है। हाँ हमें रुचि है तो हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। वातावरण को देखिएगा कि हाँ हमारे आसपास का कैसा वातावरण है, जैसा वातावरण होता है बच्चे उसी तरह से सीखते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपने पे रख के देखिएगा। उसके बाद आपको चीज़ें बहुत ही अच्छी लगने लगेंगी और आपका मन करेगा थोड़ा सा और पढ़ लें। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक, मिलते हैं क्लास में यानी कि नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और अच्छे से
पढ़ने की तैयारी कर लें और नोटबुक भी खरीद लें, क्योंकि चीज़ों को नोट भी आप लोगों को करना है। और मैं एक चीज़ और बताती चलूँगी, अगर कोई लोग ऐसे हैं जो वर्किंग हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है और उनको अच्छे से तैयारी करनी है, तो वो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जहाँ पर फ्री PDF नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आप लोग फ्री PDF नोट्स जो होंगे उनको आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।